तो हम बात कर रहे थे कि इनहेरिट तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसका डेटा और मेथड्स को मिलते हैं, लेकिन वो उनको एक्सेस कर सकता है या नहीं ये डिपेंड करता है कि वो मेथड या वो जो पेरेंट के अंदर डेटा मेंबर है वो उसके साथ प्राइवेट लगा हुआ है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। अच्छा जी, तो ये जो है ना, इसको हम इस तरह समराइज। अब जरा देखें, पहले तो इनहेरिट करने से मुराद देख लें, फिर एक्सेस कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं वो भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, देखें कार हमने डिफाइन कर दी कि डिक्लेयर कर दी, कार जिस वक्त बनाई है उस वक्त हमने बता दिया कि कार का पेरेंट व्हीकल है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी कि कोड के अंदर हम चाइल्ड को बताते हैं कि उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट को नहीं बताते कि कितने क्लासेस आने वाली हैं जो कि आपको क्या कहते हैं अपना इनहेरिट करेंगे, यानी पेरेंट क्लास को देख के आप कोड को देख के नहीं बता सकते कि इसकी कितनी चाइल्ड क्लासेस है, क्योंकि वो तो पता नहीं ऑलरेडी कितनी है, और नई भी बना सकते हैं आप, नई क्लास बना लें जो कि इस आपकी क्लास को पेरेंट बना ले अपना, तो ये तो हो सकता है। अलबत्ता लैंग्वेज का जो रन टाइम होता है ना, उसको बहरहाल ये चीज पता होती है, क्योंकि उसके पास तो दोनों चीजें होती है ना, चाइल्ड क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन होती है और पेरेंट की भी, तो वो ये फैसला कर सकती है कि कौन किसका चाइल्ड है या कौन किसका पेरेंट है, दोनों दोनों साइड से वो ये उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। जबकि वैसे सिर्फ आप पेरेंट क्लास का कोड देखें तो आपको ये बात नहीं पता चलेगी, चाइल्ड क्लास के कोड को देख के पता चल जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा चाइल्ड क्लास में कि कार अगर चाइल्ड है तो आगे उसके कॉलन लग के पेरेंट क्लास का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार का पेरेंट व्हीकल है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार का, ठीक है, व्हीकल का नहीं, कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो इस तरह बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, ये सी ये रेफरेंस है, ये सी रेफरेंस है, न्यू कार की वजह से ये ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट जो है किसको असाइन हो गया, इस रेफरेंस सी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही, ये एक लॉजिकल सी रिप्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है। वो ये कि एक इसको इमेजिनरी किस्म की आप वो समझे कि किस तरह होती है। इधर जो भी चीजें आपको ब्लू में नजर आ रही हैं, ये वो चीजें हैं जो कि कार का स्पेसिफिक पोर्शन है, यानी वो चीजें जो कार के अंदर इजाफी डिफाइन की है, जो बाकी व्हीकल्स में नहीं है, मिसाल के तौर पे ट्रक में, बस में वो चीजें नहीं है, ट्रक और बस में वो चीजें नहीं है, कार में है, वो तो चीजें, वो जो कोड स्पेसिफिक टू द कार है वो इधर डिफाइन होगा, जैसे कार की प्रॉपर्टीज वगैरह। फिर उसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है व्हीकल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से हर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है, अलग अलग बनता है, और जब भी आप कार बनाने लगेंगे तो पहले ये व्हीकल बनेगा, समझ लें उसके ऊपर कार का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले उसके पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके ऊपर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, और हर चाइल्ड के लिए पेरेंट का अलग से ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस व्हीकल ऑब्जेक्ट में व्हीकल की प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कार के अंदर जो है वो व्हीकल की सारी चीजें उसको मिल रही, उसका हिस्सा बनी हुई है। अब इस कोड के अंदर से हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, वो हमने देखना है। वो डिपेंड करता है कि व्हीकल के अंदर वो क्या डिफाइन हुआ है, प्राइवेट हुआ है, प्रोटेक्टेड हुआ है, पब्लिक। देखिए, फॉर एवरी कार ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ सेपरेट for every car object there will be a separate vehicle object created for that car object, यानी हर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के लिए पेरेंट का ऑब्जेक्ट अलग से बनेगा। therefore the data members and methods of the vehicle are part of every car object. however whether or not the car object is able to read or write the data members, यहां से हम उसके फंक्शन कार की क्लास के कोड में से हम रीड या राइट कर सकते हैं व्हीकल के डेटा मेंबर्स को या नहीं, वो क्या कहते हैं अपना डिपेंड करता है कि व्हीकल के अंदर वो डेटा मेंबर जिसको हम एक्सेस करना, रीड या राइट करना चाह रहे हैं, वो प्राइवेट है या पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। इसी तरह मेथड्स के बारे में भी कि मेथड जो कार के कोड में से हम व्हीकल का कोई मेथड कॉल कर सकते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो कार के कोड में से व्हीकल का मेथड कॉल कर सकते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है कि व्हीकल के अंदर वो मेथड जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। अब कौन से कर सकते हैं और कौन से नहीं, वो आपको इधर से समझ आ रहा है। तीन तरह की एक्सेस है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। जिस क्लास में, फर्ज करें कि एक क्लास है ना व्हीकल की,
उसके अंदर कोई चीज प्राइवेट है, तो व्हीकल के अंदर यानी उसी क्लास, जिस क्लास की हम बात करें उसी क्लास के कोड में से वो चीज, वो डेटा मेंबर फर्ज करें एक्सेस हो सकता है या नहीं, उसकी चाइल्ड क्लासेस में से एक्सेस हो सकता है या नहीं, और चाइल्ड क्लासेस के अलावा दूसरी क्लासेस जो है, जैसे मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट और हमारा है फॉर एग्जांपल एड्रेस, या एम्प्लॉय और एड्रेस है, या डॉक्यूमेंट और प्रिंटर है, ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, इनके दरमियान इनहेरिटेंस तो नहीं है। बेशक इनके दरमियान एसोसिएशन हो, एग्रीगेशन हो, कंपोजिशन हो, कुछ भी हो, लेकिन इनहेरिटेंस तो नहीं है ना। अब डॉक्यूमेंट क्लास में जो कुछ भी है, वो डॉक्यूमेंट अगर वो प्राइवेट है तो डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर से तो वो एक्सेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा दूसरी क्लासेस के अंदर से वो एक्सेस हो सकता है या नहीं, नो। व्हीकल के अंदर जो कुछ है वो व्हीकल क्लास के विद इन द सेम क्लास, व्हीकल के अंदर व्हीकल के कोड में से कोई प्राइवेट डेटा मेंबर है वो एक्सेस हो सकता है। व्हीकल के अंदर ही डेटा मेंबर डिफाइंड है प्राइवेट, और व्हीकल के किसी फंक्शन में जाके हम उस डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो हो सकता है, यस। व्हीकल के चाइल्ड में से भी एक्सेस नहीं हो सकता, और किसी दूसरी क्लास में से भी एक्सेस नहीं हो सकता अगर वो व्हीकल में प्राइवेट है। जैसे फॉर एग्जांपल कर लें आप, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर प्राइवेट है तो वो कार के अंदर से भी एक्सेस नहीं होगा, और वो दूसरी क्लासेस जो उसके चाइल्ड नहीं है व्हीकल का, उनके अंदर से भी एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं पब्लिक पे, प्रोटेक्टेड को भी छोड़ दें, फिर आ जाते हैं पब्लिक पे। अगर व्हीकल के अंदर कोई डेटा मेंबर पब्लिक है तो वो व्हीकल के अंदर से भी एक्सेस होगा, व्हीकल के चाइल्ड कार है, ट्रक है, बस है, उसमें से भी एक्सेस होगा, और दूसरी जो क्लासेस है जो उसके चाइल्ड नहीं है, स्टूडेंट है या कोई और है, ड्राइवर है, उसके अंदर से भी एक्सेस होगा, हो सकता है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड पे। प्रोटेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक के समझ लें कि एक दरमियान का एक एक्सेस लेवल है, जो प्राइवेट से थोड़ा सा रिलैक्स्ड है लेकिन पब्लिक से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। यानी पब्लिक में तो आप समझ लेना कि खुली एक्सेस है, और प्राइवेट में बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। तो प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का प्रोटेक्टेड कर दूं तो वो व्हीकल के अंदर से तो एक्सेस होगा ही होगा, इसका मतलब है सेम क्लास तो तीनों में यस है ना, व्हीकल के अंदर से तो एक्सेस होगा ही होगा, व्हीकल के चाइल्ड क्लासेस में से भी एक्सेस होगा, जैसे कार है, ट्रक है, बस है। इसका मतलब ये है कि कार के कोड में आके मैं लिख सकता हूँ व्हीकल का डेटा मेंबर है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और कार के मैं कोई फंक्शन में आके लिख दूं कंसोल डॉट राइट लाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, या दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको दिस नहीं, वैसे बेस डॉट करके करते हैं, लेकिन दिस डॉट करके भी कर सकते हैं। और जो दूसरी क्लासेस हैं जो कि व्हीकल का चाइल्ड नहीं है, वो क्लासेस जो व्हीकल के चिल्ड्रन नहीं है, उन क्लासेस में से लेकिन वो प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होता। तो इसका मतलब है प्रोटेक्टेड जो है वो स्पेशल एक्सेस है टू द चाइल्ड क्लासेस। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं जी। इधर तक कोई सवाल? सर एक डिफॉल्ट भी तो होता है। डिफॉल्ट होता है कि अगर आप डिफॉल्ट प्राइवेट होता है सी शार्प में, जावा ठीक में है। डिफॉल्ट और होता है, सी शार्प में डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। डिफॉल्ट का मतलब है आप कुछ नहीं लगाते, अगर आप प्राइवेट स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बजाय सिर्फ स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें डेटा मेंबर, तो वो प्राइवेट ही हो। ठीक है, चले जी, अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ।
ये मैंने अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ सारा। या मैं इसी को डिलीट ही कर देता हूँ। इधर आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इनहेरिटेंस का, और इसमें मैं क्लासेस ऐड कर लेता हूँ अपनी। हम ये जो शेप वाली, वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और शेप वाली थी ना एग्जांपल, वो उसको हम कोड कर रहे हैं, अभी हमने स्लाइड्स में देखी थी। तो पहले बना लेता हूँ शेप की, या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है ना उसी को मैं शेप कह रहा हूँ। दूसरी क्लास में बना लेता हूँ सर्कल। और तीसरी चीज बना लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रही है। शेप के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, शेप के अंदर मैं प्राइवेट स्ट्रिंग कलर, प्राइवेट बूलियन फील्ड, ये दो डेटा मेंबर्स हो गए। अब इनकी मैं क्या कहते हैं अपना कंस्ट्रक्टर जनरेट करवा लेता हूँ, और जो है वो कंस्ट्रक्टर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना आ गया होगा अब तक, तो बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और इनको सेलेक्ट करके अगर आप क्विक एक्शंस पे जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर करेंगे तो वो इसी तरह ही बना देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो और इसी तरह इनके हम प्रॉपर्टीज भी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इन प्रॉपर्टीज को ना जरा अभी कर रहा हूँ कमेंट, क्योंकि वो एक्सेस आपको दिखानी है, तो इनको मैं फिलहाल कर रहा हूँ कमेंट। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर मैं दो मेथड भी बना लेता हूँ। एरिया का फिलहाल मैं इसको रिटर्न नहीं कर रहा। एक मैं इसमें फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट का, जो ये क्या करेगा, सिंपल बाकी हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसमें इसको टू स्ट्रिंग का मेथड जो है वो ओवरराइड करके और आइंदा से उसी को यूज किया करेंगे। ये बार बार का काम जो है ये नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमारे क्या है, दो डेटा मेंबर्स हैं, एक दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीन उसमें मेथड्स हैं, एरिया का, पैरामीटर का और प्रिंट का। अब हम आते हैं सर्कल में। सर्कल के सर्कल को हम बना देते हैं, इसका चाइल्ड बना देते हैं शेप का। कैसे, सर्कल के आगे मैं कॉलर लगाऊंगा और इधर शेप पेरेंट क्लास का नाम। अब ये सर्कल को सारा कुछ मिल गया शेप वाला।
इन एडिशन टू दोज डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, हम सर्कल के अपने अंदर क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट इसका रेडियस, और इसी तरह इसका भी मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट करवा लूंगा, और इसी से मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। इसी तरह इसकी जो है वो प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी मैं जनरेट कर लेता हूँ। उसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ी देर के लिए कमेंट की थी। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी जनरेट हो गई इसकी। अगर इसको आप बाद में रखना चाहें तो कंस्ट्रक्टर के बाद में रखें। इसी तरह अच्छा चले आगे चलते हैं, पहले रेक्टेंगल के, इसी तरह रेक्टेंगल को हम बनाते हैं चाइल्ड शेप का, और रेक्टेंगल के अंदर मैं रख लेता हूँ और विड्थ, इसी तरह इसका जो है कंस्ट्रक्टर जनरेट करवा लें। हम ये देखेंगे हमको ऑप्शनल आर्गुमेंट से भी वो कर सकते हैं कवर के, एक ही यूज करें और ऑप्शनल आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, एक ही कंस्ट्रक्टर। अगर उसमें पास करेंगे तो वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं तो ऑप्शनल वैल्यूज जो आप देंगे डिफॉल्ट वैल्यूज वो उनके साथ वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी जो है अच्छा इसकी दो प्रॉपर्टीज भी जनरेट करवा दें। अब ये रेक्टेंगल भी और सर्कल भी चाइल्ड क्लासेस बन गई हैं शेप की, और इनके कुछ इजाफी डेटा मेंबर्स भी हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं एक क्लास बनाता हूं, टेस्ट की क्लास, और उसके अंदर जो है वो मेन मेथड बना के एक मैं शेप का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, सर्कल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। दोनों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ मैंने कॉल किया। सर्कल के कंस्ट्रक्टर में जब आप सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इधर जाके मैं एक लाइन लिखता हूं, कॉलिंग सर्कल कंस्ट्रक्टर। इसी तरह इसका जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें भी जाके यही लाइन प्रिंट करवा देता हूँ। रेक्टेंगल का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी ये लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, और रेक्टेंगल का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी, और इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यानी जब कॉल हो तो स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा कि ये कॉल है। ठीक हो गया, यानी दोनों के रेक्टेंगल के डिफॉल्ट हो या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो उसमें लिखा आ जाएगा कि कॉल करें रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर। शेप के कंस्ट्रक्टर में मैं जाके लिख देता हूँ कॉलिंग शेप कंस्ट्रक्टर, और इधर आकर मैं लिख देता हूँ क्या होगा, शेप कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इन लाइंस को हम फिलहाल जो है ना वो पहली पहली लाइन के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है,
यानी सबसे पहले आते ही ये काम करें, उसके बाद बाकी काम करें। इसी तरह इधर भी आते ही पहले प्रिंट करवाए और फिर उसके बाद बाकी काम। तो शेप के कंस्ट्रक्टर में जब जैसे ही आएगा वो, अगर हम तो वो शेप का ये प्रिंट करवा देगा कि शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है डिफॉल्ट टू पैरामीटराइज। वो सर्कल के कंस्ट्रक्टर में जैसे ही आएगा तो वो प्रिंट करवा देगा कि सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैंने बाहर से सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो वो कौन से मेथड में आएगा, अगर इसे कंट्रोल करके इसको फॉलो करें तो ये इधर आ गया। तो लिखा आएगा कॉलिंग सर्कल कंस्ट्रक्टर और रेडियस को वो 0.0 से इनिशियलाइज कर देगा। चले जनाब, अब हम इसको बिल्ड करते हैं और इसको चला के देखते हैं। चलिए एक मिनट, मैं ये हमने कहाँ रखा हुआ है, इसको हम प्ले करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, वो फिर प्रॉब्लम वही वाला है कि इधर जाके मैंने इसको हम यहाँ से प्ले करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, तो उसके जो एक्जी फाइल जनरेट होती है, मैं वो एक्जी फाइल डायरेक्ट रन कर रहा हूँ फाइल सिस्टम पे से जाकर। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को जो है ना वो हम अभी वो करते हैं। तो अभी हम इसमें एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका, सर्कल का। ठीक है, जी जनाब। हमने मेन में क्या ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था सर्कल का। तो सर्कल का कंस्ट्रक्टर जो था, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, पहले लिखा आ रहा है कॉलिंग शेप कंस्ट्रक्टर, फिर लिखा आ रहा है कॉलिंग सर्कल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम वापस कोड में जाते हैं। यहाँ जाके देखें हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, सर्कल का। तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया है, सर्कल का। सर्कल के कंस्ट्रक्टर में ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो लिखा आना चाहिए कॉलिंग सर्कल कंस्ट्रक्टर और उसके बाद रेडियस इसका 0.0 से इनिशियलाइज हो जाए, बस। सबसे पहली लाइन थी ये, उसके बावजूद जो आउटपुट आया है वो इस लाइन से भी पहले लिखा हुआ आ रहा है कॉलिंग शेप कंस्ट्रक्टर। अब शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ नजर तो नहीं आ रहा हमें। तो ये वो वाली चीज थी जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड को न्यू न्यू करके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड को इंस्टेंशिएट करते हैं, तो पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली। और जब ऑब्जेक्ट पहले बनता है तो इसका मतलब है कि उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। ये वही वाली बात है जैसे कार के अंदर व्हीकल का ऑब्जेक्ट। अब इसके ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी, अब अपने ऑडियो खोल लें जिससे सवाल करना है। तो होता ये है कि अच्छा, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है,
खुद ब खुद कॉल हो रहा है, यानी इम्प्लिसिट कॉल टू द कंस्ट्रक्टर है ऑफ द पेरेंट क्लास, और वो असल में समझ लें आपके इस चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में दाखिल होने से भी पहले हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो उसका तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हैं, अब जरा हम आते हैं वैल्यूज वाले कंस्ट्रक्टर की तरफ। हम ये कहते हैं कि सर्कल के अंदर मैं चाहता हूँ कि पास करूँ सर्कल का जो भी डेटा है, सर्कल का रेडियस है ना, तो वो जो सर्कल का रेडियस है वो मैं पास कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो वो मैं पास कर देता हूँ जनाब 2.0। लेकिन जब सर्कल बनेगा, सर्कल तो रेडियस तो सेट हो जाएगा 2.0, लेकिन सर्कल के अंदर शेप का ऑब्जेक्ट भी है, और शेप की कलर और फील्ड वो तो हमने दी नहीं। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको सर्कल को जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा उसमें 3 चीजें भेजूंगा। क्योंकि बाहर से मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। वो क्या है, ये काम आप नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे शेप का अलग से ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको उठा के सर्कल के अंदर रख दें। नो, वो इनहेरिटेंस नहीं होगी, वो तो एग्रीगेट हो गया। जैसे हमने एम्प्लॉय में एड्रेस का ऑब्जेक्ट अलग बना के एम्प्लॉय डॉट सेट एड्रेस किया था, ऐसा काम नहीं हो सकता कि आप शेप का अलग ऑब्जेक्ट सेट कर लें और उसको उठा के सर्कल के अंदर। नो, ये इनहेरिटेंस में तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब बन रहा है तो फिर हम उसको बाहर ही से भेजेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब कोई सर्कल बनाएगा तो उसे शेप तो ऑटोमेटिकली वो है ना, सर्कल इज अ शेप, तो वो तो सर्कल का ऑब्जेक्ट अगर बना रहा है तो उसको शेप अलग से बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ पे भेजूंगा इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पहले शेप की क्या है कि कलर है, स्ट्रिंग कलर, और बूलियन में था फील्ड है या नहीं है, और ये 3 चीजें, जिनमें से एक सर्कल की अपनी जो है ना, वो तो ये रेडियस तो इधर यूज हो जाएगा, और ये जो 2 चीजें हैं ये मैं क्या करूंगा, ये मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है शेप का, प्रिंट हुआ आया है, तो उस कंस्ट्रक्टर को अभी तो वो खुद ब खुद कॉल हो रहा था, मैं अब उसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर लेता हूँ, खुद से कॉल कर लेता हूँ। फिर वही वाली बात कि बाहर से मैंने बनाया सर्कल का ऑब्जेक्ट, और सर्कल को मैं पास कर रहा हूँ कलर, उसका मैं कर देता हूँ जनाब ब्लैक कलर से, और फील्ड जो है वो मैं कर देता हूँ ट्रू। और तो अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो रेडियस तो इसके अंदर सेट हो जाएगा। जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना, वो बेसिकली ये देखें, वो इस लाइन से पहले लिखा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो पेरेंट का कोई भी मेथड या कोई पेरेंट की कोई भी चीज एक्सेस करनी हो, ये इस चीज को जरा आप देखें, अगर ये मैंने आपको इधर ड्रॉ करके दिखाया था, याद हो आपको, ये देखें, ये जो मैंने कहा था कि कार के अंदर व्हीकल का ऑब्जेक्ट है, इसी तरह अब हमने शेप और सर्कल बनाया तो सर्कल के अंदर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ये वाला ऑब्जेक्ट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो किस नाम से एक्सेस होता है चाइल्ड क्लास में से, वो होता है बेस के नाम से। अब कार की बेस व्हीकल है, तो वो बेस का मतलब होगा व्हीकल, कार का जो पेरेंट क्लास है व्हीकल है, तो बेस का मतलब होगा व्हीकल। और सर्कल के लिए बेस का मतलब क्या होगा, सर्कल के लिए बेस का मतलब क्या होगा, शेप शेप शाबाश, शेप ठीक है। सर्कल की आपको स्लाइड्स नजर आ रही थी ना, मैंने स्लाइड अभी आपको वो दिखाई है डायग्राम, जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूं कि सर्कल के लिए बेस, तो बेस और उसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर देता हूँ, 2 वैल्यूज, कौन कौन सी, वो कंस्ट्रक्टर उसका बना हुआ है ना, बेस देखे ना, बेस का तो मतलब हो गया पेरेंट का ऑब्जेक्ट। अब बेस डॉट करके अगर उसका कोई आपने ये देखे डेटा मेंबर करना है, ये मेथड्स आ रहे हैं उसके, एरिया का, पेरीमीटर का, प्रिंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलर और वो नहीं आ रहा, बेस डॉट कलर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बेस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, तो ये देखिए क्या कह रहा है, शेप डॉट कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। इसको पता चल गया कि बेस जो है सर्कल का बेस शेप है, और ये उसी का कलर एक्सेस हो रहा है, तो वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो
प्राइवेट है। तो अब हम इस तरह करके, जिस तरह हम इसके अपने डेटा मेंबर सेट करवा देते थे दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू ये करके, तो वो तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। मेथड कॉल करना है कोई तो बेस डॉट लगा के, डेटा मेंबर करना है तो बेस डॉट लगा के करेंगे, तो बेस डॉट लिख के। अब वो होगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि जिस चीज को एक्सेस कर रहे हैं वो शेप के अंदर प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो पहले हम कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। अच्छा, बेस डॉट वो तो ऑब्जेक्ट के आगे तो डेटा मेंबर और मेथड्स आ गए ना, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो बेस और आगे ये पैरेंथेसिस आएंगे। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है तो आप यहाँ पे वैल्यूज भेजेंगे। मैं वैल्यूज भेज देता हूँ कलर की और फील्ड की। लेकिन अभी भी एक एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कि शेप का कंस्ट्रक्टर जो है वो इसमें सर्कल के कंस्ट्रक्टर में दाखिल होने से भी पहले बन जाता है। अगर आपने एक्सप्लिसिटली कॉल किया और वो पहले हो चुका है और वो डिफॉल्ट वाला हो चुका है क्योंकि हमने नहीं किया था, यहां से हम इसको उठा के और इधर आगे कॉलन लगा के और इधर इसको लिखेंगे और ये सेमी कॉलन हटा देंगे इसके आगे से। अब ये जो है ना, इसके अंदर से दाखिल होने से पहले कॉल होना था, कॉल हो रहा है, लेकिन अब हमारे वाला कॉल होगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह जो मैं ये है यहां से मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, जब इसको कुछ नहीं मिल रहा तो ये आगे भी कुछ नहीं भेजेगा। तो इधर से डिफॉल्ट के आगे से डिफॉल्ट और पैरामीटराइज के आगे से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये वाला काम जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर में दाखिल होने से इस फंक्शन की बॉडी से भी पहले हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, वही कुछ है। ऑब्जेक्ट अभी भी हमने सर्कल का ही बनाया है, उसमें उसी तरह लिखा आएगा कि पहले शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है फिर सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। लेकिन अब जो है ना उसके अंदर वैल्यूज भी होंगी। उन वैल्यूज का चेक करने का तरीका ये है कि आप सर्कल का भी प्रिंट का मेथड बना लेंगे। ठीक है जी। अब इधर जरा एक नया कॉन्सेप्ट आता है। फिलहाल ये तो पता चल गया आपको कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, और चाइल्ड क्लास में से एक्सेस नहीं हो रही थी पेरेंट की प्रॉपर्टीज। अब कंस्ट्रक्टर के अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और इसका वैसे ही कोई फंक्शन बना लेता हूँ सर्कल का, और उसमें से आपको ये ऐसी टेस्ट फंक्शन बना लेता हूँ। उसमें से मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल है इसको, लेकिन बेस डॉट करके इसे क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, पैरामीटर और प्रिंट, ये तीन वैसे मिल रहे हैं। और बाकी जो मिल रहे हैं ना, ये कहाँ से मिल रहे हैं, ये इसको अपने ग्रैंड पेरेंट से मिल रहे हैं। बताएं कार का पेरेंट कौन है, शेप, और शेप का कोई पेरेंट था नहीं था। तो जिसका कोई पेरेंट एक्सप्लिसिट पेरेंट नहीं होता उसका कौन पेरेंट होता है, सिस्टम। सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास से इसको मिल रहे हैं। ये बाकी जो मिल रहे हैं ना आपको, ये इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप, मेंबर वाइज क्लोन, टू स्ट्रिंग, ये आपको वहां से मिल रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं बेस डॉट कलर इधर आके मैं प्रिंट कराना चाहूँ, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं इधर प्रिंट कराना चाहूँ, सॉरी, इसके अपने डेटा मेंबर तो प्रिंट हो जाएंगे ना इस तरह, दिस डॉट रेडियस करके। ठीक है, अपने तो इस तरह हो जाते हैं। दिस का मतलब है इसका अपना ऑब्जेक्ट, और बेस डॉट करके इसके पेरेंट के हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए दिस डॉट करके भी ये पैरामीटर और प्रिंट मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस इसके ऑब्जेक्ट को भी वो अवेलेबल है जो पेरेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ स्पेसिफिकली फर्क करने के लिए कि अच्छा ये हम सिर्फ पेरेंट वाले ही कर रहे हैं, तो अब इसको अपने वाले नहीं यहाँ नजर आ रहे, बेस से पेरेंट और उसके पेरेंट के नजर आ रहे हैं, यानी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट उससे ऊपर हिरार्की में।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बेस डॉट अगर मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ तो वो एरर आ रहा है। वजह ये है कि कलर जो है वो प्राइवेट है। अब चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट, देखिए मैंने कहा ट्रांसफर तो हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर बन रहा है, वो तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करके दिखा दिया, लेकिन एक्सेस होगा या नहीं होगा डेटा मेंबर, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट के अंदर, ये पेरेंट का डेटा मेंबर है ना कलर, पेरेंट के अंदर वो क्या है, प्राइवेट है। अब अगर मैं इसको आके कर दूंगा प्रोटेक्टेड, अगर पब्लिक कर दूंगा तो वो तो फिर बाकियों को, वो तो टेस्ट क्लास को भी एक्सेस हो जाएगा ना, लेकिन मैंने देनी है सिर्फ चाइल्ड को एक्सेस देनी है, जितने भी चाइल्ड है, कार और सर्कल और रेक्टेंगल। तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने ये किया है कि क्या कहते हैं अपना कलर का, इसको प्रोटेक्टेड कर दिया है। अच्छा, फील्ड जो है ना वो भी प्राइवेट ही रखा है। तो अब ये देखें, ये एरर खत्म हो गया, अब ये एक्सेस हो रहा है। तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या प्रोटेक्टेड फंक्शंस जो है वो चाइल्ड के अंदर से एक्सेस हो सकते हैं, चाइल्ड के अलावा दूसरी क्लासेस में से एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इधर तक हमारा जो है वो ये एक्सेस जो है वो खत्म हुई इधर। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि चाइल्ड के अंदर से कैसे ये जो प्रिंट वाला अभी हम काम करके देखेंगे वो हम कैसे करेंगे, और फिर ओवरराइड क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, एक ही नाम से पेरेंट में और चाइल्ड में फंक्शन में, जैसे मैं प्रिंट अब इनका भी बनाना चाहता हूँ, सर्कल में भी प्रिंट बनाना चाहता हूँ, प्रिंट शेप में भी है, अब सर्कल को शेप वाला प्रिंट भी मिल रहा है और सर्कल में मैं अपना प्रिंट भी बना दूं, तो इसकी क्या क्या शक्लें हैं ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मुराद है कि इसी वीक का रिकॉर्डेड लेक्चर। अभी मैं आपको स्टडी के लिए मटेरियल बताऊंगा, बुक अब आपकी अपलोड हो गई है LMS पे, शेयर भी हो गई है, वहां से जो है वो आप कौन सा चैप्टर